नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत उत्तरकाशी से। खबर है जहां पर नौगांव के कृष्णा गांव में देर रात आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग इतनी विकराल थी कि घर में रखा सारा सामान पल भर में जलकर खाक हो गया। घटना करीब 2 बजे रात की बताई जा रही है। वहीं आग लगने के बाद परिवार वालों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। घटना के बाद इस घर में रहने वाले 3 परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, किस तरह से लगी ये आग और पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल नीलू, आग पे इस समय काबू पा लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि रात को तकरीबन 2 बजे ये घटना घटी है और घर में रहने वाले आनन फानन में भाग गए थे, जिसके चलते जो जनहानि नहीं हुई है। और पर जो घर में जो रखा हुआ पूरा सामान था जल के खाक हो गया। और कृष्णा गांव है, ये नौगांव प्रखंड में पड़ता है। नौगांव जो ब्लॉक है उसके नजदीकी ये गाँव है। तो ये घटना रात में घटी है और उसके बाद सूचना SDRF पुलिस को और फायर सर्विस को दी गई थी, जिसके बाद सभी ने मिलके, गांव वालों ने भी मिलके आग पे देर रात तक काबू पाया। और बड़ी बात यह रही कि जो और मकान है वो इसकी चपेट में नहीं आए, नहीं तो पूरा गांव भी आग की चपेट में आ सकता था। तो 3 परिवार इसमें रहते थे जो पूरी तरह से बेघर हो गए हैं। उनके सामने संकट पैदा हो गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र की। तो विधानसभा का सत्र शनिवार को देर रात तक चला। हालांकि इस दौरान विधायक बेहद कम थे, लेकिन फिर भी सत्र चलता रहा और इस दौरान महंगाई के मुद्दे पर खासा हंगामा भी हुआ। विपक्ष के हंगामे उठने के बीच सभी विधेयक पास करा लिए गए। वहीं देवस्थानम एक्ट को निरस्त कर दिया गया। 2 साल बाद विधानसभा से एक्ट को निरस्त करवाया गया। बहुत से एक्ट, अध्यादेश सरकार ने पास किए हैं। अब ये अलग विषय है कि विपक्ष द्वारा हल्ला गुल्ला होता रहा, वो पास होते रहे। उसमें देवस्थान बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आम्रपाली इंस्टीट्यूट को माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालय का स्वरूप दिया है, वो है। नजूल भूमिका है। बहुत से ऐसे अध्यादेश आए हैं। और उत्तराखंड की चौथी विधानसभा का आखिरी सत्र शनिवार को पूरा हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए सत्र का आखिरी दिन कई मोर्चे पर किरकिरी कराने वाला रहा और कांग्रेस ने सदन में हमले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। दो 2017 में बीजेपी के 57 विधायक जीत कर आए, लेकिन 5 साल की सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र का आखिरी दिन बीजेपी के लिए बेस्ट नहीं रहा। शनिवार सुबह विपक्ष रोजगार के मसले पर ये कहते हुए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया कि 2020 में और 2021 में रोजगार के अलग अलग आंकड़े रहे और पहले 10 लाख और बाद में 7 लाख रोजगार की बात कहकर सदन और जनता को गुमराह किया गया। इसके बाद सरकार के 3 विधायक राजेश शुक्ला, कुंवर प्रणव चैंपियन, देशराज कर्णवाल सदन में खड़े हो गए और अलग अलग वक्त पर क्षेत्र में अफसरों की बदतमीजी पर एक्शन की मांग करने लगे, जिससे सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, अपने संसदीय कार्य मंत्री जी पर, कि वो सोमवार को इस शासनादेश का प्रचार प्रसार कराएंगे। और यदि ये काम नहीं हुआ तो मुझे मजबूर होकर के प्रमुख सचिव समाज कल्याण कार्यालय में, उनके कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठना पड़ेगा। दोपहर तक यही बवाल चला और दोपहर 2 बजे बाद जब सदन शुरू हुआ तो सरकार के सिर्फ 4 विधायक ही सदन में थे और विपक्ष के नेता उठकर बाहर आ गए। विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार का भी जवाब आया। काला दिवस उत्तराखंड की विधानसभा में जब कभी भी उल्लेख होगा, लिखा जाएगा। और जो कृत्य आज सरकार ने दिखाया है, ये मैं समझता हूँ कि क्योंकि सत्र भी आखिरी दिन है और इस सरकार का भी ये आखिरी दिन है। एक जोड़ करके उन्होंने बताया था, इस बार 7 वर्ष किस तरह से हमें रोजगार दिया, मनरेगा के रोजगारों को अलग से दिखाया गया था। पिछली बार उन दोनों को मिला करके दिखाया गया था।
इतनी बात को लेकर सदन का वक्त बर्बाद करना, ये मैं समझता हूँ दिमागी दिवालिया का बना और केवल जनता के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा करने का एक प्रयास है। शाम 4 बजे तो चौथी विधानसभा के विधायकों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई और 5 साल की यादों को फोटो में समेट दिया। अगली विधानसभा की तस्वीर क्या होगी ये 2022 का चुनाव बताएगा, लेकिन आखिरी सत्र का आखिरी दिन सरकार की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और कांग्रेस संगठन ने 2022 के लिए दावेदारों के आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। दावेदार जिला अध्यक्ष के पास अपना आवेदन जमा कर रहे हैं। नैनीताल जिले के ज्यादातर सीटों पर टिकट को लेकर जबरदस्त मारामारी देखी जा रही है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस का महानगर कार्यालय इन दिनों गुलजार है, क्योंकि यहां टिकट के दावेदार अपना आवेदन करने के लिए आ रहे हैं। अभी तक नैनीताल की 6 विधानसभाओं के लिए 60 से ज्यादा दावेदार सामने आ चुके हैं। दावेदारी की सबसे ज्यादा मारामारी काला ढूंगी, लाल कुआं और भीमताल में देखने को मिल रही है। यहां से 10 से 12 दावेदार टिकट मांग रहे हैं। मुख्य रूप में भीमताल विधानसभा और लालकुआ विधानसभा और कालाढूंगी विधानसभा में लगभग 10 से 11-12 के करीब प्रत्येक विधानसभा से आवेदन पत्र हमारे साथियों द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है और आगे अभी 2 दिन में क्लियर स्थिति होगी कि कितने साथियों ने हमारा आवेदन किया है। टिकट के लिए आवेदन कर रहे दावेदार भी पूरे जोश में हैं और इनका कॉन्फिडेंस भी देखने लायक है। ये दावेदार न सिर्फ टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं, बल्कि इन्हें जीत से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। मैंने भीमताल विधानसभा से आवेदन किया है। मैं आजन्म कांग्रेसी हूँ, लगातार कांग्रेस का समर्थक रहा हूँ और मैं ही एकमात्र ऐसा उम्मीदवार हूँ जो लगातार कांग्रेस से समर्थित व्यक्ति हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से माननीय प्रियंका गांधी जी ने यूपी में ये मुहिम चालू करी है, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम सब महिलाओं की मांग भी है और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि उत्तराखंड में भी महिलाओं को कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव हमारे 2022 के आ रहे हैं उसमें प्रतिनिधित्व करने का अधिक से अधिक मौका मिलेगा। नैनीताल जिले में नैनीताल, हल्द्वानी, भीमताल, लालकुआं, कालाढूंगी और रामनगर विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी महज हल्द्वानी सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में कांग्रेस की 2022 में सत्ता वापसी के लिए नैनीताल की 6 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन दावेदारों की लंबी फहरिस्त पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट के चयन को लेकर कसरत कर रही है, लेकिन कई सीटों पर बड़ी संख्या में नेताओं की दावेदारी ने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ऐसा ही हाल किच्छा का है, जहां पर एक हैवी वेट दावेदार को बाहरी करार देते हुए अन्य दावेदार ने मोर्चा खोल दिया है। किच्छा सीट पर लगातार 2 बार बीजेपी से राजेश शुक्ला विधायक हैं। 2017 के चुनाव में हरीश रावत ने चुनाव लड़कर इस सीट को हॉट बना दिया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था और इसकी एक बड़ी वजह गुटबाजी थी। इस बार भी पार्टी गुटबाजी में उलझी हुई है। इस सीट से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ सहित 8 नेता टिकट की दौड़ में हैं। 7 दावेदार एकजुट होकर बेहड़ को बाहरी बताते हुए स्थानीय को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। 7 जी के नाम से चर्चित 7 दावेदारों की एकजुटता किच्छा क्षेत्र में लगे होर्डिंग्स में साफ नजर आ रही है। हमारे 7 प्रत्याशी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम करते हैं। G7 नहीं है, वो के जो हमारे किच्छा के 7 लोग हैं, उन्होंने निश्चित रूप से धरातल पर काम किया। हम सबकी ये मांग है कि स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी। कांग्रेस से टिकट के दावेदार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। एक दावेदार हरीश पनेरू तो लोक कलाकारों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि 7 दावेदारों के विरोध के बावजूद पूर्व मंत्री बेहड़ किच्छा से अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस का राजमा, वृद्धा पेंशन योजना, कांग्रेस का राजमा। और मैं 4 बार एमएलए रह चुका हूँ वहाँ से, किच्छा विधानसभा से। तो ये तो बाहरी अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं टिकट भी लाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा।
किच्छा में कांग्रेस में टिकट की लड़ाई बेहद बनाम साजी के बीच नजर आ रही है। साजी में शामिल दावेदार स्थानीय को ही टिकट देने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि किच्छा सीट पर कांग्रेस किस दावेदार पर भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और जोशीमठ से खबर लेते हैं, जहां पर राजीव नवोदय विद्यालय में पिछले 2 साल से कक्षा 6 और कक्षा 11 में बच्चों को एडमिशन नहीं मिले हैं। ना ही बच्चों को उनकी यूनिफॉर्म दी गई है, जिसे अभिभावकों में सरकार के खिलाफ काफी रोष है। वहीं विद्यालय प्रशासन का कहना है कि अभी तक उच्च अधिकारियों का आदेश नहीं आया है। आदेश मिलते ही एडमिशन चालू कर दिया जाएगा। मामला पूरे शासन स्तर का है और इसमें जो माननीय शिक्षा मंत्री है उनकी निष्क्रियता मुझे नजर आ रही है, क्योंकि हर वर्ष सत्र प्रारंभ होते ही कक्षा 6 में प्रवेश शुरू हो जाते थे और बच्चों को जो गणवेश और शिक्षण सामग्री वो मिल जाती थी। लेकिन इस वर्ष आधा सत्र हो गया है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई है, नहीं कक्षा 6 में प्रवेश हो पाए और नहीं बच्चों को गणवेश और जो पाठ्य पुस्तक हैं वो मिल पाई है। हमारे यहाँ कक्षा 6 और कक्षा 11 में प्रवेश के लिए लोग कह रहे थे, परंतु हमारे यहाँ हर वर्ष जब से विद्यालय खुला है हम 6 में प्रवेश तब देते हैं जब प्रतिवर्ष उच्च अधिकारियों का आदेश हमारे पास लिखित में आते हैं और उस आधार पर ही हम लोग जो है यहाँ मेरिट बनती है। और रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा